हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? काफ़ी दिनों बाद में वापस आपके सामने हाजिर हुए हैं, क्योंकि बीच में आपका 30 तारीख तक रेगुलर आपको लेसन दिए गए थे। बीच में फिर रिजल्ट आ गया था, हमने सोचा जुलाई में क्लासेस शुरू हो जाएगी, ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। बीच में सीनियर का रिजल्ट आ गया था, थोड़ा उसमें लग गए थे। अब वापस हम उसी लय में, उसी जोश के साथ साइंस सिरा की पूरी टीम आपके साथ है। आप भी जिस जोश के साथ हम लगे हुए हैं, उसी जोश के साथ आप भी कमर कस लीजिए और अपने सिलेबस को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। रेगुलर अध्ययन करते रहे, जुड़ते रहे हमारे साथ। हम आपको रेगुलर एक एक पीरियड उसी प्रकार से हम देते रहेंगे। और अब हमने डिसाइड किया है कि भाई जो भी आप बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको पर्सनली, जो नज़दीक बच्चे हैं उनको संडे को या जब भी हो आपको संभालेंगे भी। आपका होमवर्क है वो भी चेक किया जाएगा। जितना जो पीछे पढ़ा दिया है आपको सप्ताह में 5 दिन रेगुलर आपके तीनों सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और धीरे धीरे आपके सिलेबस की तरफ बढ़ते रहेंगे। अगर हम बात करें अपने बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में शायद जो बच्चे पीछे पूरे जुड़े हुए थे, अपनी फर्स्ट जो यूनिट थी एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी में हमने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था, कंप्लीट करवा दी थी पूरी की पूरी एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद मैंने जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी शुरू की थी, और आनुवंशिकी में भी हमने कुछ टॉपिक्स लगभग क्लियर हो गए थे। पीछे थ्योरेटिकल पार्ट्स कुछ बचा है, वो आपके ऑफलाइन क्लास में करवा दिया जाएगा। देखिए, अपने बायोलॉजी में ज़्यादातर टॉपिक थ्योरेटिकल ज़्यादा पार्ट्स है, और इसीलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था, अब भी आपको यही कहूँगा कि आपकी बुक्स आप साथ रखिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो किताब है, अन्य बुक्स को छोड़िए, आप अपनी बुक्स राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा अधिकृत जो पुस्तक है वो बाज़ार से खरीद लीजिए। पुरानी मिले तो पुरानी ले लीजिए, कोई कोर्स चेंज नहीं हुआ है, वही सेम कोर्स रहा है। सुनने में आ रहा है कि भाई आगे शायद CBSE ने 30% सिलेबस कम किया है, तो उसमें घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो करेंगे तो लास्ट में से करेंगे। फर्स्ट शुरुआत है, वहाँ से नहीं करेंगे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। और यदि मान लीजिए फर्स्ट से भी करते हैं तो वैसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पढ़ी हुई या ज्ञान जो मिलता है अपने को वो तो हमेशा काम ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यदि पढ़ भी लेंगे और यदि पीछे से कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे आप नीट का, उनका PTE का एग्ज़ाम देंगे तो ज़रूर उसमें भी काम आएगा आपके। इसलिए पढ़ी हुई चीज़ कभी बेकार नहीं जाती। आप यूँ मत सोचिए कि सर कट जाएगा या नहीं कटेगा, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने को बस पढ़ना है, आगे की अपने को तैयारी करनी है, क्योंकि नीट में 11वीं 12वीं दोनों का 50-50 सिलेबस है। आपको नीट की तैयारी करनी है तो दोनों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, एक एक टॉपिक को आपको क्लियर करना पड़ेगा। मैं पीछे भी आपको बार बार कहता रहा हूँ कि आप हर एक एक लाइन, हर एक टॉपिक को क्लियर कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, उसको रटिए मत आप। जितना मेरे से होगा मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा। कोई टॉपिक मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, कोई टॉपिक या शब्द या अर्थ कोई भूल गए, मैं भूल गया हूँ या मेरे को याद नहीं है, तो बिल्कुल आप मुझे कॉल करके या अपने मैसेज के थ्रू मुझे अवगत करवाए। पीछे यदि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो बीच में हम थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे, मैं आपको टाइम पर चेक नहीं कर पाया। वो जब भी वापस अब हमने शुरू किया है सिस्टम, वापस सेटअप शुरू किया है, तो अब मैं चेक करके देख लूँगा। यदि पीछे वाले टॉपिक में कोई क्वेश्चन आपका है तो उसका उत्तर भी आपको दे दिया जाएगा। तो पीछे का जो हमने पढ़ लिया, आपने नोट्स तैयार कर लिए होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। आशा है मुझे कि बहुत अच्छा पढ़ा होगा, आप लोगों ने समझ में आ गया होगा और नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही ऑफलाइन क्लास अपनी शुरू होगी, अभी जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार बता रहे हैं कि 31 जुलाई तक तो अपना लॉकडाउन है ही, और 1 अगस्त से या फिर 15 अगस्त तक ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने की संभावना है। तो ज़रूर हम देखिए आशा कर सकते हैं। बाकी तो देखिए भाई गवर्नमेंट के हाथ में है कैसा, क्योंकि देख रहे हैं हम संक्रमण लगातार बढ़ ही रहा है, तो पता नहीं कब खुले कब नहीं खुले, परंतु अपने को रेगुलर अपनी ऑनलाइन क्लासेज है वो लेते रहना है। ऑनलाइन क्लासेज लेते रहने से आप एक रूटीन में जुड़े रहेंगे, आपका रेगुलर होमवर्क है वो होता रहेगा। आप उसके नोट्स तैयार करना सीख लीजिए, नोट्स तैयार करना शुरू कर दीजिए। अपने फेयर रजिस्टर है वो डाल लीजिए, जितना भी हो उसमें आप स्क्रीनशॉट लेकर के मोबाइल से या कैसे भी करके उनको नोट करने का प्रयास करें।
मैं भी यहाँ आपको धीरे धीरे ही धीमी गति से पढ़ाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो सके। तो बातें अपनी होती रहेगी। आज बायोलॉजी की टॉपिक के साथ में वापस अपन शुरुआत करते हैं। इसमें सर चाय भी ले आए साथ में, तो चाय भी साथ साथ पी लेते हैं और अपन शुरुआत करते हैं टॉपिक के अपने। देखिए पीछे हमने जो पढ़ा था, फर्स्ट यूनिट अपने रिप्रोडक्शन की थी, वो पढ़ ली थी अपने। उसके बाद हमने पढ़ा था जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकता। दोनों टॉपिक क्लियर हो गए थे अपने। आज मैं जो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ आपकी सेकेंड यूनिट करना चाहता हूँ मैं। देखो आपकी सेकेंड यूनिट जो है प्लांट फिजियोलॉजी, बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। आपने पीछे एग्जाम में भी देखा होगा, आगे भी आप तब देखेंगे। सेकेंड जो यूनिट है वह है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी। पादप कार्य की। मैंने आपको बताया था कि आपकी फर्स्ट यूनिट है वो कितने की थी, 4 नंबर की थी। और प्लांट फिजियोलॉजी महत्वपूर्ण है। इसमें से बड़े क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो लगभग इसी यूनिट में से आता है। छोटे क्वेश्चन है वो भी इसमें से, 2 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें बनता है, और 1-1 नंबर के क्वेश्चन है वो भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। कुल मिलाकर के आपके ये जो यूनिट है वह है 9 नंबर की, मतलब सबसे अच्छे स्कोरिंग नंबर की यूनिट है। इसमें भी थ्योरेटिकल पार्ट्स खूब है, पर थ्योरेटिकल के साथ साथ में महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है वो भी इसमें है। इसलिए आपको इसको बढ़िया ध्यान लगा करके अच्छे मन से नोट्स तैयार करके उसको पढ़ना है। बाकी मैं चाह रहा था कि बीच में से भी शुरू नहीं करूं, पर ज़रूरी है क्योंकि कंटिन्यूटी में जब चले, क्योंकि अगला टॉपिक जो भी आएगा अपने बायोटेक आएगी या अगला जो भी यूनिट आएगी वो इससे थोड़ी रिलेटेड है। अपने बायोलॉजी में सारे टॉपिक्स जो बोर्ड की किताब में अपने दिए हुए हैं उसका पहला पार्ट दूसरे पार्ट से रिलेटेड है। इसीलिए यदि मान लीजिए हम दूसरा पार्ट पढ़ ले, पहला पार्ट नहीं पढ़े, तो फिर दूसरे पार्ट में थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए मैंने सोचा अभी कंटिन्यू ही आपको रखा जाए। फर्स्ट यूनिट पूरी होते ही फिर सेकेंड यूनिट ही कंटिन्यू शुरू कर दी जाए प्लांट फिजियोलॉजी में, ताकि अगली जो बायोटेक पढ़ेंगे हम उसके बाद जो यूनिट आएगी उसके अंदर आपको सही ढंग से समझ में आता रहे। प्लांट फिजियोलॉजी क्या है? देखिए प्लांट यानी पादप का ही फिजियोलॉजी यानी कार्य की। और कार्य की का मतलब है कि पादप अंगक या पादपों के अंदर जो अंग होते हैं, पादपों का जो सिस्टम है यानी तंत्र है, वो किस प्रकार से कार्य करता है। सिंपल भाषा में हमने एक शब्द पीछे पढ़ा है, उपापचयी क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? मेटाबॉलिक मैकेनिज्म यानी क्रिया। उपापचयी क्रियाएं जो होती है उसका मतलब क्या है? हम सिंपल भाषा में इसको जैविक क्रियाएं भी कह सकते हैं। एक जीव के शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं संपन्न होती है वो सारी की सारी जैविक क्रिया है। एक सजीव प्राणी जो भी है, उस सजीव प्राणी के शरीर में जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती है वो सारी क्रियाएं क्या कहलाएगी? जैविक क्रियाएं। और जैविक क्रियाएं जो होगी उसके परिणाम स्वरूप कुछ पदार्थों का विघटन होगा, कुछ पदार्थ टूटेंगे और कुछ का संगठन होगा, यानी कुछ पदार्थ है वो मिलेंगे। कुछ पदार्थों के विघटन से टूटेंगे तो ऊर्जा मुक्त होगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी, और जब संगठन यानी जुड़ेंगे, संश्लेषण होगा तो ऊर्जा क्या होगी? संचित होगी। मतलब प्रत्येक सजीव प्राणी के शरीर में ये क्रियाएं लगातार चलती रहती है।
जब तक वो जिंदा रहता है तब तक। चूँकि पादप भी सजीव प्राणी है, सजीव है, सजीवता के इसके अंदर लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए इनके शरीर में भी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। और जैविक क्रियाएं जो संपन्न होती है किस माध्यम में संपन्न होगी, किस प्रकार से होगी, इसके लिए अलग अलग टॉपिक अपने यहाँ पे दिए हुए हैं पादप प्लांट फिजियोलॉजी में। उन्हीं टॉपिक के अंतर्गत पहला जो टॉपिक है आपका वह है जल संबंध। पहला जो टॉपिक हम शुरुआत जो करेंगे वो कौन सा होगा आपका, वाटर रिलेशन, यानी पादप के साथ में जल का क्या संबंध है। एक पादप जो सजीव है और उस सजीव के अंदर जैविक क्रियाएं संपन्न होगी, अर्थात उपापचय क्रियाएं संपन्न होगी, उसके अंदर भी अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं, उसके अंदर भी अलग अलग अंग बने हुए हैं, ऑर्गन्स हैं। उन अंगों में जल का क्या महत्व है, किस प्रकार से जल उसके साथ में जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से ये क्रियाएं संपन्न होती है, इस पहले टॉपिक में अपने को ये चीज़ पढ़नी है। हमने जितने भी पुराण, जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं, सभी ग्रंथों में ये पढ़ा है कि जल एक प्रमुख जो तत्व है, अवयव माने गए हैं। भूमंडल में पुराने ग्रंथ जितने भी हैं उसमें 5 तत्व माने गए हैं और उन्हीं 5 तत्वों में से जल भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। एक कहावत सुनी होगी आपने, जल बिन सब सून, अर्थात जल के बिना सब कुछ सूना है, जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये भी कहावत हमने पढ़ी है कि जल ही जीवन का आधार है, जल ही जीवन का आधार यानी बेस है। हमने जीवन की उत्पत्ति जब पढ़ी थी, 11वीं क्लास में एक टॉपिक आया था एक, और वहाँ हमने ये पढ़ा था कि सर्वप्रथम जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी वो जल में ही हुई थी। सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जल में, अर्थात जल में सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जीवों की उत्पत्ति हुई थी। अर्थात जीव की उत्पत्ति का स्थल कौन सा माना गया? जल। उसके बाद में धीरे धीरे जटिलता बढ़ती गई और जीवन विकसित होता गया, परंतु प्रारंभिक अवस्था में जल ही जीवन का प्रमुख आधार है। जल के अंदर ही जीवन का प्रारंभ हुआ है। जब प्रारंभ जल के अंदर ही हुआ है तो जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं भी जो संपन्न होगी वो भी कहाँ संपन्न होगी? जल के अंदर भी संपन्न होगी। एक जल का अणु जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एक सजीव कोशिका के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जल में कई विशेषताएं पाई जाती है। एक जल का जो अणु होता है उसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं होती है। उनमें से कौन कौन सी हम कह सकते हैं कि जल, उन्हें पढ़ा कि जल जीवन का आधार है। भाई क्यों आधार है? ऐसी क्या विशेषता जल के अंदर है? और भी तो बहुत सारे पदार्थ हैं। तो जल के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहली विशेषता यह है, आप लिख सकते हैं कि जल की विशेषताएं क्या है। आपकी किताब में भी लिखी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। सबसे पहली विशेषता है कि जल के अंदर ध्रुवीय प्रवृत्ति पाई जाती है। जल की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? ध्रुवीय प्रवृत्ति। अर्थात ध्रुवीयता का गुण किसमें पाया जाता है? हेड और टेल कह सकते हैं सिंपल भाषा में। जिसके अंदर दो ध्रुव हो, जिसके अंदर हेड और टेल की प्रवृत्ति हो। जल का एक अणु अन्य समस्त अणुओं के साथ में जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। इसीलिए जल की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है? ध्रुवीय प्रवृत्ति, अर्थात सबके साथ में ये सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता रखता है, कोई सा भी पदार्थ हो। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है। ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है इसका, जल का सार्वत्रिक विलायक। विलायक का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सिंपल भाषा में पढ़े तो घोलने वाला कह सकते हैं आप। कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को घोलने वाला जो पदार्थ है वह जल है सबसे अच्छा। तो ऐसे घोलने वाले आपको कई चीज़ें मिल जाएगी। लिक्विड फॉर्म में द्रव अवस्था में है, उसके सब के अंदर क्या है? घोलने की प्रवृत्ति तो होगी।
ठीक है ना। परंतु जल में सबसे अधिक प्रवृत्ति पाई जाती है घोलने की। हम कह सकते हैं कि जल एक सार्वत्रिक विलायक होता है। विलायक यानी घोलने वाला। हमने पढ़ा है कि एक जो पदार्थ होता है, सिंपल भाषा में एक विलायक और एक विलेय। विलायक का मतलब क्या हो गया? घोलने वाला। ऐसा पदार्थ जो घोलने वाला हो उसको हम क्या कह देंगे? विलायक कह देंगे। और ऐसा पदार्थ जो घुलने वाला हो उसको क्या कह देंगे? विलेय कह देंगे। विलायक और विलेय जब दोनों मिल जाएंगे तो एक संचरण बनेगा, वह कहलाएगा विलेय। वो क्या बन जाएगा? विलेय बन जाएगा। अर्थात इस आधार पर देखा जाए तो जल जो है सर्वश्रेष्ठ विलायक के रूप में कार्य करता है। तो ये इसका जल का दूसरा गुण प्रमुख है। तीसरी प्रमुख विशेषता जल में जो होती है कि ये उदासीन प्रवृत्ति का होता है। इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? उदासीन। मान के चलते हैं कि इसका पीएच का मान है वो कितना होता है? 7। एक शुद्ध जल जो होगा उसका पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। और हम जानते हैं कि पीएच 7 की जो रेंज होती है वो कौन सी है? उदासीन। 7 से ऊपर बढ़ जाए स्केल पे क्षारीय प्रवृत्ति के हो जाएंगे, और 7 से नीचे स्केल पे जाएंगे तो वो कौन सी प्रवृत्ति होती है? अम्लीय प्रवृत्ति। पर तो जल 7 पीएच पाया जाता है उसका उदासीन प्रवृत्ति का होता है। अगला जो पॉइंट होता है, अगली जो विशेषता है जल के अंदर वह है कि जल के अणु में संसंजन व आसंजन बल दोनों ही गुण पाए जाते हैं। आपने केमिस्ट्री में भी संसंजन आसंजन का नाम सुना होगा, अपन बायोलॉजी में ये पढ़ेंगे। एक है देखिए संसंजन, दूसरा है आसंजन। संसंजन का मतलब होता है समान अणुओं के साथ में जुड़ना। यदि एक समान अणु आपस में जुड़ेंगे, जैसे जल का अणु जल के अणु के साथ ही जुड़ रहा है, कौन सी क्रिया हुई? संसंजन। यदि जल का अणु चीनी के अणु या अन्य नमक के अणु के साथ क्रिया कर रहा है, उसके साथ जुड़ रहा है, पदार्थ की प्रवृत्ति दोनों अलग अलग होगी। दो समान पदार्थों या समान अणुओं के साथ का जुड़ना संसंजन, और दो भिन्न भिन्न अणुओं का जुड़ना आसंजन। सिंपल भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि जब समान अणु आपस में जुड़ेंगे, आपस में क्रिया करेंगे तो वो तो क्रिया क्या कहलाएगी? संसंजन की। और जब दो भिन्न भिन्न जुड़ेंगे तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? आसंजन की प्रवृत्ति कहलाएगी। जल में ये दोनों ही गुण पाए जाते हैं। जल का जो अणु है उसके अंदर ये दोनों ही गुण है आपको देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्चतम घनत्व है। पाया जाता है इनका। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व वो सबसे उच्चतम माना जाता है, और उसके आधार पर वो क्या होगा? जल के अंदर तैरने की या अन्य प्रकार की क्रियाएं वो देखने को मिल सकती है। अगला पॉइंट इसका हो सकता है एक निश्चित तापमान पर टेम्परेचर का मान नियत हो, निश्चित हो, उसके ऊपर जल में तीनों ही अवस्थाएं पाई जा सकती है। अर्थात जल ठोस अवस्था में भी रह सकता है, द्रव अवस्था में भी रह सकता है, और गैस अवस्था में भी रह सकता है। अर्थात जल एक नियत तापमान पर, तापमान की प्रवृत्ति जैसी होती है उस नियत तापमान पर ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाओं को दर्शाता है। जल के अंदर ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। जैसे मान लीजिए हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान आ जाए तो किस अवस्था में बदल जाएगा? वो ठोस अवस्था में, बर्फ में बदल सकता है। और यदि मान लीजिए उसको नियत तापमान दे दिया जाए, लगभग 20 के आसपास दे दिया जाए, तो वही ठोस अवस्था बर्फ किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड फॉर्म यानी जल में लिक्विड में आ जाएगी। और यदि उसको अधिकतम तापमान 40-45 डिग्री दे दिया जाए तो फिर उसकी वाष्प बननी शुरू हो जाती है, अर्थात गैस अवस्था में भी आ जाता है। गैस को वापस यदि ठंडा किया जाए तो वापस द्रव बन सकता है, द्रव को वापस ठंडा किया जाए तो वो ठंडा किया जाए तो ठोस आ सकता है। तो इस प्रकार से जल ही एक ऐसा पदार्थ है जिसको नियत तापमान के ऊपर उसके अंदर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं देखने को मिलती है। अर्थात जल तीनों अवस्था में रह सकता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जल जीवन का आधार क्यों है, क्योंकि जल के अंदर कई विशेषताएं पाई जाती है। सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति जल में ही हुई, जल में क्यों हुई और जल ही जीवन का आधार क्यों है। आपसे पूछ ले कि जल की प्रमुख विशेषता बताइए, तो हम ये विशेषता बता सकते हैं कि जल में ध्रुवीय प्रवृत्ति पाई जाती है, जल एक सार्वत्रिक विलायक होता है, जल उदासीन प्रवृत्ति का होता है अर्थात पीएच का मान 7 होता है, जल में संसर्जन आसंजन बल पाया जाता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्चतम घनत्व को प्रदर्शित कर सकता है ये, और नियत तापमान पर ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाएं इसके अंदर पाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इन सब गुणों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन का आधार है, बिना जल के कुछ भी संभव नहीं है। अब जीवन का आधार है ये हमने विशेषताएं पढ़ ली, तो पादप में कहाँ काम आ रही है, पादप में ये किस प्रकार से क्रिया करेगा। चूंकि हम जानते हैं कि सजीव प्राणी कोई भी हो, चाहे पादप हो, चाहे जंतु हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, कैसा ही जीव हो, सभी प्रकार के जीवों की सूक्ष्मतम इकाई जो हमने पढ़ी है वो पढ़ी है कोशिका। हाँ, कोशिका में अलग अलग हो सकती है, जैसे हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका, ये अलग बात है। पर हमने ये पढ़ा है कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक सूक्ष्मतम इकाई को कोशिका कहते हैं। ये कोशिका की परिभाषा हमने शुरू से ही 11वीं क्लास में, सब पहले दिन आपकी क्लास शुरू हुई थी तब से हमने पढ़नी शुरू की थी, और उससे पहले भी कोशिका की परिभाषा तो 6ठी क्लास में ही आपने जब भी साइंस पढ़नी शुरू की तब से कोशिका आ गई, क्योंकि अपनी बायोलॉजी का मूल जो आधार है वह कोशिका है। हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी, जैसे हमने कहा कि जल के बिना सब शून्य है या जल जीवन का आधार है, उसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि बायोलॉजी का मुख्य आधार क्या है, कोशिका ही है। हमें तो कोशिका के बारे में ही ये सारा जो ताम झाम हम जब पढ़ रहे हैं, पूरी डिटेल 11वीं 12वीं पूरी सारी किसके ऊपर निर्भर है, इस कोशिका पे ही है। तो हमने ये पढ़ा कि भाई चाहे सजीव प्राणी कैसा ही हो, सजीव है, और सजीव है तो उसका एक निश्चित शरीर भी होगा, और शरीर होगा तो शरीर की संरचना का निर्माण करने वाली, उसका संगठन बनाने वाली, और उसके अंदर गतिशीलता, उत्तेजनशीलता आदि गुणों का संचार करने वाली सबसे छोटी जो इकाई है वह इकाई क्या है, कोशिका है। हमने ये भी पढ़ा है कि कोशिका जो होती है उस कोशिका में 3 प्रमुख भाग होते हैं, और कौन कौन से। सबसे बाहर कोशिका झिल्ली, उसके अंदर होता है केंद्रक, और यहाँ भरा हुआ जो पदार्थ होगा वो सारा का सारा जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म। देखिए 2 शब्द आते हैं, मैंने पहले भी शायद आपको बताया होगा, एक जीव द्रव है और दूसरा एक शब्द और देते हैं हम, कोशिका द्रव है। इंग्लिश में इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिए। देखिए प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोज प्लस प्लाज्म। प्रोटोज का मतलब है फर्स्ट, प्लाज्म यानी लिक्विड या जीवित द्रव्य कह सकते हैं आप उसको, लिविंग फ्लूइड, प्रथम जीवित द्रव्य। ऐसा माना जाता है कि जब जल में, मैंने आपको जिससे बिना पढ़ा कि जल में सबसे पहले जब कोशिका की उत्पत्ति हुई उस समय केवल प्रोटोप्लाज्म था, अर्थात केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, और प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही आज के बहुकोश के हम जैसे जीव है उनकी उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे अंतराल में बढ़ता गया, समय अंतराल बढ़ता गया, और उसके आधार पर
जीव की उत्पत्ति हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जल के अंदर जो लिक्विड फॉर्म बनी थी वो प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य था। जीवन का प्रमुख जो पहला आधार है वो कौन सा? प्रोटोप्लाज्म। दूसरा शब्द है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में द्रव्य पाया जाता है और जिसके अंदर अन्य अंगक डूबे रहते हैं, वो सारे के सारे वो जो लिक्विड पदार्थ है वो सारा पदार्थ कौन सा कहलाएगा? कोशिका द्रव्य। जैसे हम एक तुलना करें, हम जैसे मान लीजिए हम छोटा सा उदाहरण लेके देखें कि आपने एक टप लिया और उस टप के अंदर आपने मेंढक, बिच्छू, सांप वगैरह वो भी छोड़ दिए, जीवित जीव डाल दिए उसके अंदर, और आपने उसके अंदर पानी भी भर दिया। मतलब छोटे छोटे जीव आपने उस टब के अंदर डाल दिए और पानी भी भर दिया आपने उसके अंदर। अब उस टब के अंदर भरा हुआ जितना पदार्थ है, सारा पदार्थ सबको मिला करके, जो जीवित जीव है उनको भी और जल को भी, उन सबको मिला करके आप एक शब्द नाम देंगे, वो तो हुआ आपका जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। अब आपने क्या किया, उसके अंदर जो भी जीवित जीव थे, मेंढक वगैरह, सांप या अन्य जो भी जीव डाले थे आपने, उन सबको, मछलियों को, उन सबको बाहर निकाल दिया। पीछे क्या बचा? केवल मात्रा में विलीन यानी घुलित अवस्था में द्रव्य पदार्थ है वो बचा। वो पदार्थ आपका क्या हो गया? कोशिका द्रव्य। अर्थात कोशिका झिल्ली से परिबद्ध, कोशिका झिल्ली से परिबद्ध समस्त पदार्थ जो है उसको तो हम नाम देंगे जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। और इसके अंदर जो भी अंगक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, गोल्जी काय, अंतःप्रदेश जालिका, इन सबको छोड़ करके जो भी लिक्विड पदार्थ इसके अंदर पड़ा हुआ है वो सारा का सारा लिक्विड पदार्थ क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य कहलाएगा। हम तो बात कर रहे थे पादपों में जल का संबंध क्या है। ये चीज़ इसीलिए बताएगी क्योंकि पादपों के शरीर भी किससे मिलके बना हुआ है? कोशिका से मिलके बना हुआ है। जंतुओं का शरीर भी किन से मिलके बना हुआ है? कोशिका से मिलके बना है, क्योंकि शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक मूलभूत इकाई कौन सी है? कोशिका ही है। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन से संबंधित जो भी जैविक क्रियाएं संपन्न होगी वो समस्त जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर संपन्न होगी। समस्त जो भी क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी जैविक क्रियाएं कहाँ संपन्न होगी? इस कोशिका के अंदर संपन्न होगी, अर्थात इस जीव द्रव्य में संपन्न होगी। अगर जीव द्रव्य में ये क्रियाएं संपन्न होगी, जैविक क्रियाएं, तो ये जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य को कुछ न कुछ भौतिक रूप से भी, किस रूप में भी? भौतिक रूप में भी और रासायनिक रूप में भी प्रभावित करेगी उसको। भौतिक का मतलब बाह्य लक्षण, रासायनिक मतलब संगठन उसका, यानी जीव द्रव्य का रंग, रूप, आयतन, उसको भी ये प्रभावित करेगी। तो इस जीव द्रव्य के संगठन को भी ये प्रभावित करेगी। भाई हमने पढ़ा है जैविक क्रियाएं होगी तो जैविक क्रियाओं के अंदर क्या होगा? कुछ नए पदार्थ बनेंगे, कुछ पुराने पदार्थ क्या होंगे? टूटेंगे, अर्थात अपचयन भी होगा और उपचयन भी होगा। अर्थात ऊर्जा खर्च भी होगी तो ऊर्जा का क्या होगा? निर्माण भी होगा, दोनों क्रियाएं साथ होगी। तो इन सब क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, यानी जीव द्रव्य के अंदर ये सब क्रियाएं संपन्न होती है, तो हम कह सकते हैं कि जीवन से संबंधित जो भी जैविक क्रियाएं संपन्न हो रही है, चाहे वो भौतिक क्रिया हो, चाहे वो रासायनिक क्रिया हो, उन सब के लिए एक उचित माध्यम तैयार करने का काम कौन कर रहा है? जीव द्रव्य कर रहा है। और ये चीज़ हम जानते हैं कि जीव द्रव्य में लगभग 90% तक जल होता है। जीव द्रव्य में कितना? 90% तक क्या है? जल है। अर्थात इन जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए जल एक उचित माध्यम है। भाई हमने तो कहा जीव द्रव्य में, और चूंकि हम कह रहे हैं कि जीव द्रव्य का निर्माण किससे हुआ है? जल से ही हुआ है। एक शरीर का जो निर्माण है, जीव द्रव्य का निर्माण है, वो किससे हो रहा है? जल से हो रहा है। और ये सारी क्रियाएं कहाँ, जैविक क्रियाएं कहाँ संपन्न हो रही है? इसी जल में संपन्न हो रही है, अर्थात जीव द्रव्य में संपन्न हो रही है। तो जैविक क्रियाओं को संपन्न करवाने का उचित माध्यम कौन सा हो गया? जीव द्रव्य हो गया। माध्यम का मतलब क्या हुआ? कि जिस स्थान के ऊपर वो क्रियाएं संपन्न हो रही है। जैसे मान लीजिए कि भाई आप अध्ययन कर रहे हैं, आप भी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, चलो आप अपने घर पर बैठे बैठे अलग अलग पढ़ रहे हैं, पर आपको अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए कोई निश्चित स्थान बना हुआ होता है, विद्यालय, स्कूल।
आप उस स्कूल में आते हैं, निश्चित टाइम तक वहाँ रुकते हैं, निश्चित आपके कक्षा कक्ष बने होते हैं और उनके अंदर जाकर के आप अपना अध्ययन करते हैं अपने संबंधित क्लास का। ऐसा तो नहीं है कि भाई आप अलग अलग बैठ करके, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, कोई अलग बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, ऐसा तो नहीं है। एक निश्चित स्थान, उस क्रियाओं को संपन्न करने के लिए उचित माध्यम चाहिए अपने को, और वो माध्यम जो प्रदान किया गया है वो कौन सा होता है? जीव द्रव्य होता है। इसी जीव द्रव्य में एक सजीव प्राणी के शरीर की जितनी भी जैविक क्रियाएं होगी वो समस्त जैविक क्रियाएं इस जीव द्रव्य में संपन्न होगी। अर्थात जीव द्रव्य उन क्रियाओं को संपन्न करने का क्या है? माध्यम है। और माध्यम है तो कौन कौन सी क्रियाएं प्रभावित करेगा? हो भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया। उन भौतिक और रासायनिक क्रियाओं को जब प्रभावित किया जाएगा तो कौन कौन सी क्रियाएं इससे रिलेटेड होगी वो अपन देखेंगे। मुख्य रूप से सामान्य सबसे पहले पात्र में जल का जो संबंध है उसके लिए कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न हो रही है? मुख्य 5 क्रियाएं संपन्न यहाँ पे देखेंगे अपन। 5 क्रियाएं संपन्न होती है, कौन कौन सी है? सबसे पहली विसरण, डिफ्यूजन। दूसरी क्रिया प्रासरण, ऑस्मोसिस। दूसरी क्रिया कौन सी है? प्रासरण यानी ऑस्मोसिस। तीसरी पारगम्यता। तीसरी कौन सी होगी? पारगम्यता। चौथी जीव द्रव्य कुंचन। और 5वीं अंतः शोषण। 5वीं कौन सी होगी? अंतः शोषण। तो कुल मिलाकर के 5 क्रियाएं जो कोशिका के अंदर संपन्न होती है, जीव द्रव्य में संपन्न होती है, उसको जल प्रभावित करता है। 5 कौन कौन सी? विसरण, प्रासरण, पारगम्यता, जीव द्रव्य कुंचन और अंतः शोषण। इनके बारे में हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। आज के लिए सिंपल सी जानकारी, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है, 9 नंबर का है। बड़े क्वेश्चन इसी पार्ट में से पूछे जाते हैं, इसी यूनिट में से पूछे जाएंगे, इसलिए आप इनके सबके नोट्स अभी साथ साथ बनाने शुरू कर दें और मन लगा करके आप अध्ययन शुरू कीजिए। हम भी आपके साथ बड़े जोश के साथ जुड़े रहेंगे, आप भी उसी जोश के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।